डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि और पशुपालन से संबंधित विषय हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिन पर विस्तृत चर्चा होती है और उनसे संबंधित जो भी आपके सवाल होते हैं उनके जवाब आप तक पहुंचाए जाते हैं। और माध्यम रहते हैं हमारे टोल फ्री नंबर, हमारे व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम किन विषयों पर बात करने वाले हैं बता दें। आज बात होगी दुधारू पशुओं के टीकाकरण एवं रखरखाव पर और मछली पालन पर। दोनों ही अहम विषय हैं जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। और बता दें आपको, जो भी आपके सवाल है वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। हमारे टोल फ्री नंबर हैं जिन पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमें। व्हाट्सएप का नंबर है 8800-520-717। इस पर आप जल्दी से हमें व्हाट्सएप कीजिए अपना सवाल, हम कार्यक्रम में उसे शामिल करेंगे। आप ईमेल कर सकते हैं हमें। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। जी हाँ, hellokisan2015@gmail.com पर आप ईमेल कर सकते हैं, जिसमें जो भी सवाल होंगे, आप समस्या होगी आपकी, हम उसे कार्यक्रम में साझा करेंगे। और स्टूडियो में मौजूद और लाइव हमसे जुड़े हुए हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपके सवालों के जवाब आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तो हमने बताया कि आपकी समस्याओं का समाधान हमारे विशेषज्ञ आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो आइए विशेषज्ञों से भी हम आपका परिचय करवा देते हैं। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर भूषण त्यागी जी। बता दें ये अपर आयुक्त हैं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार में। डॉक्टर त्यागी, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ डॉक्टर प्रेम कुमार जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं ये, केंद्रीय मत्स्य शिक्षा अनुसंधान, मुंबई में। डॉक्टर कुमार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। तो आज इनसे चर्चा होगी मछली पालन के संदर्भ में। तो किसान भाइयों बहनों, बता दिया है हमने आपको कि आज हम दुधारू पशुओं की देखभाल और टीकाकरण पर चर्चा करने वाले हैं। मछली पालन के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जागरूक करने वाले हैं। तो जो भी आपकी समस्याएं हैं, सवाल हैं आपके, आप हम तक पहुंचा सकते हैं। माध्यम हमने आपको लगातार यहाँ पर बता दिए हैं। तो आपके सवालों के जवाब हम आप तक पहुँचाएँ, उसके लिए ज़रूरी है आप अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहें और आपके सवालों के इंतज़ार हम कर रहे हैं। इसी के साथ आज की चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं। डॉक्टर त्यागी का मैं सबसे पहले यहाँ पर रुख करना चाहूँगी। दुधारू पशुओं की टीकाकरण की जब हम बात करते हैं तो कितना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम मनुष्यों की बात करें तो बहुत ज़रूरी हो जाती है वैक्सीनेशन कराना। तो पशुओं में टीकाकरण कितना ज़रूरी है? पशुओं में टीकाकरण बहुत बहुत ज़रूरी है और सभी किसान भाइयों को टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। देखिए, भारत सरकार टीकाकरण के लिए मुफ्त में उनके घर द्वार पर टीकाकरण की सेवाएं उपलब्ध करवाती है। तो इसमें जैसे FMD के टीके हैं, तो FMD का टीका आप अपने पशुओं को लगाएंगे तो FMD बीमारी आपके पशुओं में नहीं आएगी। अगर FMD बीमारी देश में मान लीजिए एक बार आ जाती है तो करीब 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान हमारे किसानों को हो जाता है। यानी पशु की उत्पादकता में कमी हो जाएगी, पशु के दूध की बिक्री में कमी आ जाएगी, आप उसका दूध बेचने में मतलब खरीदार आपको नहीं मिलेंगे, उसके दूध की क्वालिटी कम हो जाती है, दूध के उत्पादन में कमी आ जाती है, पशु काफ़ी दिन तक बीमार चलता है। तो इससे बचाव जरूरी है कि हम टीकाकरण अपने पशुओं का कराएं। इसी तरह से जो छोटे पशु हैं आपके, जैसे शीप है, गोट है और दूसरे पशु हैं, उनके लिए भी टीकाकरण बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि हम स्वाइन फीवर हमारे सुअरों में होता है, उसके टीके भी भारत सरकार लगाती है। क्लासिकल स्वाइन फीवर के टीके भी भारत सरकार लगाती है पशुओं के घर द्वार पर। PPR जो बीमारी होती है हमारे शीप और गोट में, उनके टीके भी किसानों के घर द्वार पर लगाए जाते हैं। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बीमारी को पहले ही रोकना है तो उसके लिए टीकाकरण करवाना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही हम कह सकते हैं अनिवार्य कार्य है हमारे सभी पशुपालकों के
लिए तो आपको अपने पशुओं की देखभाल करनी है, उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले ही टीकाकरण करवा लें। बीमारी हो गई तो काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। ऐसे में सतर्कता और जागरूकता बहुत ज़रूरी है। कब कौन सी बीमारी के लिए टीकाकरण करवाना चाहिए और किस किस बीमारी के लिए किस किस पशु में लगवाना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से हमारे विशेषज्ञ हमें जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपको हमारी एक खास रिपोर्ट दिखा देते हैं। दुधारू पशुओं से बेहतर उत्पादन लेने के लिए उनके आहार और आवास से लेकर उनके स्वास्थ्य तक की सही देखभाल करने की जरूरत होती है। इसके लिए पशुपालक समय समय पर पशुओं के स्वास्थ्य का अवलोकन करते रहें। पशुधन की हानि से बचने के लिए और पशुओं को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए समय समय पर उनका टीकाकरण कराना चाहिए। दुधारू पशुओं में खास तौर पर खुरपका, मुंहपका, गलघोंटू, लंगड़ा बुखार, ब्रुसेलोसिस, रेबीज और एंथ्रेक्स रोग होने की आशंका रहती है। इसलिए सही उम्र में पशु का टीकाकरण करके उन्हें सुरक्षित जीवन दिया जा सकता है। जैसे खुरपका की पहली खुराक पशु के 4 माह का होने पर दी जाती है, गलघोटू की 6 महीने या अधिक पर, लंगड़ा बुखार के लिए 6 महीने या अधिक पर और थाइलेरियोसिस के लिए 3 महीने या अधिक पर खुराक दी जाती है। टीकाकरण के साथ साथ दुधारू पशुओं का रखरखाव भी जरूरी होता है। इसके लिए पशु का निवास स्थान साफ और हवादार होना चाहिए। साथ ही उसके मल मूत्र को निकालने की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। बैठने के स्थान को फिनाइल के घोल से धोना चाहिए। इससे बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं की संख्या कम रहेगी और थनों के रोग कम होंगे। दुधारू पशु का दूध दूहने से पहले उसे स्नान जरूर कराएं। इससे पशु में स्वच्छता तो रहेगी ही, साथ ही साथ उसके शरीर में परजीवियों का प्रकोप भी कम रहेगा। दुधारू पशु के लिए आहार के बाद आराम करने के लिए अलग स्थान होना चाहिए, जहां पर पशु आराम कर सकें। अगर ये संभव नहीं है तो पशु के बैठने के स्थान की सफाई और उसे सूखा रखने का विशेष ध्यान रखें। तो ये थी हमारी एक विशेष रिपोर्ट पशुओं की देखभाल और टीकाकरण पर आधारित। इस पर हमारी चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर कुमार का रुख करेंगे। मछली पालन की हम बात करते हैं। डॉक्टर कुमार, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे आजकल के युवाओं के लिए एक उभरता हुआ व्यवसाय हम कह सकते हैं, मतलब फायदे का सौदा बन सकता है हमारे युवाओं के लिए अगर वो इस व्यवसाय को अपनाना चाहें? डॉक्टर कुमार। हाँ जी नमस्ते जी, आपसे जानना चाहेंगे, हम मछली पालन की अगर बात करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा फायदे का सौदा बन सकता है अगर हमारे युवा मछली पालन व्यवसाय को अपनाते हैं? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जल कृषि यानी कि मछली पालन, इसमें रोजगार के साथ साथ अन्य कई अवसर भी हैं जो कि हमारे युवाओं को बहुत प्रेरित करता है। जल कृषि का योगदान हमारे कृषि व्यवस्था में बहुत ही अहम है। और अगर आप डाटा को देखेंगे तो जल कृषि यानी कि इंडियन जो कार्प का पालन है, इस जल कृषि का योगदान 10% से ज्यादा के आसपास है और इसका ग्रोथ रेट भी जो है तो पूरा जल कृषि में बहुत अहम भूमिका निभाती है। इसके अलावा जल कृषि में हम देखेंगे तो सीड का उत्पादन और सीड का स्टॉकिंग, उसके बाद सीड का रखरखाव और फिर उसका मार्केटिंग, ये सब सारे अहम पहलू हैं जिसपे कि हम एक एक करके विचार करेंगे। और इसमें युवाओं के साथ साथ हमारे किसान भाइयों के लिए भी बहुत ही अहम और मूल स्रोत है अपने विकास का। बिल्कुल, अगर विकास के पथ पर चलना चाहते हैं तो मछली पालन व्यवसाय से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे अवसर इस व्यवसाय में मिलते हैं सफल होने के लिए। बिल्कुल, किस तरह से कर सकते हैं मछली पालन और इसमें क्या क्या अलग अलग सावधानियां हैं जो हमें बरतने की ज़रूरत है, किस तरह से आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में विशेषज्ञ से हम जानेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट है, उस पर नजर डाल लेते हैं। मछली पालन क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये देश के करीब 30 मिलियन खासतौर पर सीमांत और वंचित समुदायों की आजीविका बनाए रखने का साधन है। बता दें कि वर्ष 2022-23 में 175.45 लाख टन रिकॉर्ड मछली उत्पादन के साथ भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन वाला देश रहा है।
अगर आप भी मछली पालन को रोजगार का जरिया बनाना चाहते हैं और इससे अच्छी आमदनी लेना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले तो तालाब को पूरी तरह से साफ करके तैयार करें और इसके बाद मछली पालन के लिए अच्छी गुणवत्ता के बीज इस्तेमाल करें। अगर किसान बाहर से बीज खरीद रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तालाब में कम से कम 1 फिंगरलिंग साइज का ही बीज डालें। मछली पालन के लिए रोहू, सिल्वर और ग्रास भाकुर आदि मछलियों का पालन किया जा सकता है। तालाब में मछली बीज डालने के 25 दिन बाद फसल तैयार हो जाती है। तालाब में पूरे साल कम से कम 1.5 मीटर पानी का स्तर बनाकर रखें। तालाब में पानी का रंग गहरा होने पर रासायनिक खाद का इस्तेमाल बंद कर दें। पानी का रंग गहरा भूरा और गंदला होने पर गोबर की खाद का उपयोग बंद कर दें। जैसे तालाब के पानी का रंग सामान्य हो जाए तो उर्वरकों का इस्तेमाल फिर से शुरू कर सकते हैं। मछली पालन के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी भी जरूरी हैं, जैसे पानी में सीप, घोंगे और अन्य कीटों को ना पैदा होने दें। मछली में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखें। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखें। मछलियों में बीमारी सर्दी के मौसम में अधिक दिखाई देती है, ऐसे में इस दौरान मछलियों का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखकर किया गया मछली पालन आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है। तो अच्छा मुनाफा अगर आपको मछली पालन में अर्जित करना है तो कुछ सावधानियां जरूर बरतनी होंगी। इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर त्यागी का भी यहाँ रुक करना चाहूँगी। आप जानकारी दे रहे थे कि FMD है, चाहे अगर दुधारू पशुओं की बात करें, PPR है, बकरी और शीप में ये बीमारी पाई जाती है, सूकर में भी बहुत सारी बीमारियां होती है जिसके लिए टीकाकरण करवाना चाहिए। सरकार की पहल क्या है, किस तरह से हमारे पशुपालकों के लिए यहाँ कदम उठाए गए हैं? देखिए, इसमें बहुत सारे कदम हमने उठाए हैं, जैसे कि FMD के लिए टीके मुफ्त में किसानों के घर द्वार पर उपलब्ध है। जी। ना कि टीका ही लगा जा रहा है, बल्कि उनका डाटा भी डायरेक्टली अपलोड किया जा रहा है। हमारे जो भारत पशुधन पोर्टल है उसके ऊपर पशुओं का डाटा पूरा तरह से अपलोड किया जा रहा है। यानी पशु को कब टीका लगा था और अगली खुराक कब पशु को दी जाएगी, उसकी सारी सूचना हमारे पास में रहती है, सुरक्षित रहती है और डेटाबेस पर उपलब्ध है। साथ ही साथ जो टीका लगाया जा रहा है अब मुफ्त में किसानों के घर द्वार पर वो सुविधा उपलब्ध है। जैसे कि FMD का जो टीका है मुफ्त में पूरी तरह से उपलब्ध होगा किसानों को। साल में 2 बार ये टीका लगाया जाता है, हर 6 महीने के अंतराल से ये टीका लगाया जाता है हमारे पशुओं में और सभी दुधारू पशुओं को इसके अंतर्गत में कवर किया गया है। साथ ही साथ अब सरकार ने शीप और गोट में भी FMD के टीके लगाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि शीप एंड गोट से भी ये बीमारी बड़े पशुओं में या दुधारू पशुओं में आ जाती है और शीप और गोट में भी ये बीमारी रहती है। इस तरह से इस बीमारी का पूरी तरह से उन्मूलन करने के लिए उद्देश्य क्या है भारत सरकार का कि बीमारी को उन्मूलन कर दिया जाए, यानी ये बीमारी हमारे देश में ना रहे, उसके लिए पूरी तरह से सभी पशुओं में इसके टीके लगाए जा रहे हैं। 53.5 करोड़ हमारे लाइव स्टॉक पशु हैं जिनमें FMD के टीके लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने कहा साल में 2 बार यहाँ पर लगाए जाते हैं, तो कैसे हमारे पशुपालक इसके प्रति जागरूक रहे कि उन्हें टीका किस समय लगवाना है, कैसे लगवाना है? क्या किसी तरह का कोई कार्ड भी तैयार किया जाता है जिससे हमारे जो पशुपालक हैं वो रिकॉर्ड रख सके? हाँ, पशुपालक अपना रिकॉर्ड खुद से देख सकते हैं और हमारा उसमें पशु पालक के लिए एक ऐप भी है 1962 पर जाकर वो अपना डेटा खुद ही देख सकते हैं अपने पशु का, यानी उनको अपना टैग नंबर डालना होगा उसमें। उस टैग नंबर से सारी सूचना उनके पशु के बारे में मिल जाएगी, उनके पशु को कौन सा टीका लगा था, कब लगा था और अगले टीके की ड्यू डेट क्या होगी, वो सारी सूचना उनको उपलब्ध होगी। बिल्कुल। तो सारी जो सूचनाएं हैं वो एक जगह पर एकत्रित की गई हैं जिससे हमारे जो पशुपालक हैं वो आसानी से पूरी जानकारी हासिल कर सके। पूरा जो पहले का ब्यौरा है और आगे आने वाले टीकाकरण की जो जानकारी है वो घर बैठे बैठे ही हासिल कर सके। आपसे इसके बारे में और जानेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, उनका सवाल मैं शामिल करना चाहूंगी। झारखंड के बोकारो से राजेश कुमार शेखर जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। मेरा 2 जी। हेलो, मेरा साथी है, ये तो गावी 4 बाकी सब। आपका सवाल हम स्पष्ट तौर पर सुन नहीं पा रहे हैं, एक बार दोहरा दीजिए अपना सवाल। बाकी है, अभी तक मेरा नहीं आई है। आपके पास दुधारू पशु है? हाँ, दुधारू पशु दे रही है। नेटवर्क की खराबी के चलते साफ तौर पर हम आपका प्रश्न यहाँ पर सुन नहीं पा रहे हैं। राजेश जी, आपका दुधारू पशु है तो आप उसका रखरखाव ठीक ठाक से करिए और दूध उत्पादन में अगर आपको कोई समस्या है
या पशु आपका दूध कम दे रहा है, क्योंकि इन दिनों में क्या होता है, थोड़ा पशु दूध कम देने लग जाता है जी। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं बारिश का मौसम समाप्त हुआ है, बीमारियां थोड़ी अधिक आने की संभावना रहती है ऐसे मौसम में जब चेंज होता है सीजन, तो उसमें थोड़ा आपको पशु को ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना होगा। जैसा हमारे रिपोर्ट में बताया भी जा रहा था कि पशु का जो स्थान है उसको सूखा आप रखना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कृत्रिम गर्भाधान पशुओं में जरूर कराना चाहिए, जिससे जो अगली बच्चा होगा आपकी गाय का या भैंस का जो आपने पशु पाला हुआ है, दुधारू पशु, वो अच्छी नस्ल का होगा, अच्छा दूध देने वाला होगा। अभी तो सेक्स सॉर्टेड सीमन भी भारत सरकार की तरफ से उपलब्ध होता है, आपके राज्य में भी उपलब्ध होगा, तो आप सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग कर बच्चियों का उत्पादन कर सकते हैं। तो उसकी भी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। साथ ही साथ किस तरह का पशु आपको रखना चाहिए, गाय रखनी है तो देशी नस्ल का आप पशु रख सकते हैं या आप क्रॉस ब्रेड भी रख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप देशी नस्ल का ही रखें, पर देशी नस्ल का रखते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा फायदा होने की संभावना रहती है। तो नस्लें कई प्रकार की हैं, जैसे साहिवाल है, गिर है, रेड सिंधी है, तो ये नस्लें ज़्यादा दूध देने वाली हैं। इन नस्लों के पशु आप रख सकते हैं। भैंस अगर आप रख रहे हैं तो मुर्रा नस्ल का पशु आप रख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, अगर आपको देखभाल भी करनी है, किसी तरह की समस्या आ रही है, तो हमारे विशेषज्ञ ने आपको इसके बारे में विस्तार से बता दिया है। और ऐसी ही जो भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मचाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। ब्रेक के बाद हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं दुधारू पशुओं में टीकाकरण और देखभाल के बारे में, और साथ ही साथ मछली पालन के बारे में। कोई सवाल है आपके पास तो जल्दी से आप अपना फ़ोन उठाइए, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल ID पर। आपके सवालों के जवाब आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। एक कॉलर भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, कैलाश जी। आइए जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। मैडम हमारे गांव में कम से कम 5 साल से कोई टीकाकरण नहीं हुआ है, और हम संपर्क भी करते हैं तो कोई अधिकारी भी नहीं आता है और ना कोई डॉक्टर भी नहीं आता है। बिल्कुल, ये तो एक समस्या है। क्या कहेंगे डॉक्टर त्यागी, मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं हमारे कॉलर। तो इसके लिए ना आप संपर्क देखो अपने डायरेक्टर से भी कर सकते हैं। डायरेक्टर का ईमेल ID आप लोगों के पास में होगा, उनकी वेबसाइट है वहाँ के डायरेक्टर की, तो उससे संपर्क किया जा सकता है। साथ ही साथ लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है, मध्य प्रदेश लाइफ स्टॉक पोल्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इससे भी संपर्क किया जा सकता है। मैं तो ये कहूँगा आप नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क कर लें कि हमारे पशुओं में टीकाकरण क्यों नहीं हुआ है। पर मध्य प्रदेश में टीकाकरण हो रहा है, समय समय पर वहाँ पर किया जाता है टीकाकरण, और FMD के टीके तो काफ़ी सारे मध्य प्रदेश में लगाए गए हैं। हो सकता है कि जब वो टीकाकरण करने के लिए आए हों या तो आप वहाँ पर ना रहे हो, या ऐसा भी हो गया हो कि वो गांव छूट गया हो उनसे किसी कारण से, तो आप जरूर संपर्क करिए अपने पशु चिकित्सक से। और इसकी शिकायत हमारे ग्रीवेंस पोर्टल पे भी आप डाल सकते हैं, हमारे विभाग में डाल सकते हैं, dhd@nic.in जो है हमारा विभाग का जो आप देखते हैं पोर्टल, तो उस पर जाकर भी आप सूचना हमें दे सकते हैं, ग्रीवेंस अपना डाल सकते हैं कि हमारे पशुओं में टीकाकरण नहीं हुआ है।
कृपया कर टीकाकरण हमारे बिल्कुल, इस पशुओं पर को जल्द करवाइए। से जल्द कार्रवाई जरूर जी, रखी जाएगी। जी, और बहुत जी। अच्छी बात है कि आपने यहाँ पर जानकारी दी है कि ऐसी समस्या है, उसका समाधान अब तक जल्द से जल्द पहुंचेगा। बढ़ते हैं आगे और अब मैं डॉक्टर कुमार का यहाँ पर रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर कुमार, आपने बताया मछली पालन फायदेमंद बन सकता है हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसानों के लिए। अगर अभी के समय की हम बात करते हैं, जैसे अक्टूबर का महीना चल रहा है, धीरे धीरे आगे की बात करें तो सर्दियां भी दस्तक देंगी, तो किस तरह के खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए हमारे मछली पालकों को जो जुड़े हुए हैं पहले से? अभी जो है सो विंटर का सीजन आ रहा है, तो इस शरद मौसम में सबसे अहम बात है कि आप अपने तालाब का जो पानी का लेवल है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखें, यानी कि 1.5 से 2 मीटर के आसपास रखें जी। उससे क्या होगा कि आपके तालाब में जो कोल्ड वेव का इफेक्ट है वो बहुत ही मिनिमम रहेगा और उससे मछली को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगी और मछली आपका हेल्दी रहेगा। जी। और आप निरंतर 1 मंथ के अंदर बार बार चूना का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे भी तालाब के पानी की गुणवत्ता मेंटेन रहती है और उससे किसी तरह का रोग होने का उसमें जो चांसेस बहुत कम जाता है। इसके अलावा भी आप अगर लगे कि कोई मछली में कोई रोग हो रहा है तो आप पोटासियम परमंगनेट का 5 ppm का घोल बना करके आप पूरे तालाब में छिड़काव कर सकते हैं। उससे किसी भी रोग के होने का, अगर कोई रोग हो भी गया तो दोनों के लिए उपयोगी है। बिल्कुल, तो इस तरह से अभी के समय की अगर हम बात करते हैं तो देखभाल के लिए आप कार्य कर सकते हैं और अपनी जो मछलियां हैं उन्हें भी बचा सकते हैं आगे आने वाली सर्दी के मौसम से। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है, बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ, मछली जल की रानी है, जलही उसका जितना हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है, तो ऐसी दशा में जो हमारा मीठा पानी है उसमें कौन सी मछली का प्रजाति की हम पालन कर सकते हैं? जो हमारा खारा पानी है उसमें कौन मछली का उत्पादन करें? और जो हमारे गाँव या शहरों के किनारे जो गंदे तालाब होते हैं जिसमें गंदगी का पानी आता है, तो उसमें कौन सी हमें मछली का पालन करना चाहिए? और दूसरी चीज, कभी कभी मछलियों में चकत्ते पड़ जाते हैं, रोग लग जाता है, तो उसे बचाने के लिए क्या कौन सावधानी बरतनी चाहिए? और मैं दुधारू पशु से ये जानना चाहता हूँ कि दूध के साथ जब थनैला रोग हो जाता है, खून या पक्ष मवाद जैसी चीजें निकलने लगती है, तो हमें क्या करना चाहिए? और दूसरी चीज, जो ये बदलता हुआ मौसम है, कभी गर्मी ज्यादा, कभी ठंडक ज्यादा, कभी ज्यादा बरसात होती है, तो ऐसी दशा में पशु के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है? जी, बहुत ही सारे सवाल नंद स्वरूप मिश्रा जी ने यहाँ पर किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सारे ही अहम टॉपिक्स जो हैं यहाँ पर कवर हो गए हैं। शुरुआत करना चाहूँगी डॉक्टर कुमार आपसे। मछली जो है जल की रानी है, तो मीठे पानी में कौन सी नस्लों को चुन सकते हैं, प्रजाति कौन सी चुन सकते हैं हमारे जो मछली पालक हैं? मैं मिश्रा जी के सवाल से बहुत ही सहमत हूं और उनका सवाल बहुत अच्छा है। मैं उनको सलाह देना चाहता हूं कि अगर मीठा पानी है जहां भी उनके पास, तो उस मीठे पानी में वो कतला, रोहू, मृगल और सिंघी माछों का पालन अलग अलग कर सकते हैं। कतला, रोहू, मृगल का पालन वो साथ में भी कर सकते हैं और सिंघी और मांगुर का पालन वो अलग कर सकते हैं जी। और जहाँ पे उनके पास कोई खारा पानी है, तो खारा पानी होने के लिए जरूरत नहीं है कि आपके यहाँ समुद्र पास में हो। हमारे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कुछ पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में कुछ खारा पानी यूं ही मिलते हैं खेतों में, तो उस तरह के खारा पानी वाले जगह में आप जो सिंचाई कर सकते हैं वो झींगा का पालन क्या है ना, बहुत ही अहम है और वो क्या है, एक गोल्ड है, तो उससे आप बहुत सारा लाभ ले सकते हैं। अगर जहाँ का पानी थोड़ा गंदा है, आप उस तरह के तालाब में आप तिलेपिया का पालन कर सकते हैं। तिलेपिया एक मछली है, अच्छी प्रजाति है, जिसका कि आजकल प्रचलन बढ़ रहा है हमारे अन्य राज्यों में भी, और आप वहाँ पे तिलेपिया का पालन कर सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे इन्होंने कहा कि जो गंदे पानी के नाले हैं, तालाब है, वहाँ पर भी क्या करना चाहिए मछली पालन? हाँ, तो मैंने उनको बताया कि जो गंदे पानी में, एक्चुअली गंदे पानी में मछली का पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मछली आप गंदे पानी में करने जा रहे हैं उस मछली को तो कोई न कोई आदमी ही खाएगा, हम खाएंगे, आप खाएंगे, तो वो क्या होगा, एक रोग का स्रोत बन जाएगा। इसलिए गंदे पानी में मछली का पालन मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, इसको नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो उस पानी का ट्रीटमेंट करके
उसमें सही अनुपात में ब्लीचिंग पाउडर से ट्रीटमेंट कीजिए। उसके पश्चात उसमें आप चूना का उपयोग कीजिए और उसके बाद आप उसमें किसी मछली का जो मीठा पानी का मछली है उसको आप उसमें पालन कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और सवाल था इनका कि चकत्ते पड़ जाते हैं मछलियों पर, तो क्या इलाज हो सकता है? हाँ, जो छल्ले पड़ जाते हैं मछली पे, इसका मूल कारण है कि आपके तालाब के पानी का गुणवत्ता ठीक नहीं है। तो आप सर्वप्रथम क्या करें कि उस पानी का पीएच बहुत कम होगा, या नहीं तो उस पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। इस दोनों कारणों से हो सकता है कि आपके तालाब में जो मछली है उसके स्किन पे जो है छल्ले पड़ रहे हैं। तो आप इसके लिए सबसे सहज उपाय है कि आप अराउंड 20 किलो यानी कि 15 से 20 किलो लवण का घोल बना करके, इसको सॉल्ट बोलते हैं, जो सॉल्ट हम लोग खाते हैं उसका 15 से 20 किलो का घोल बना करके प्रति हेक्टेयर के रूप में आप अप्लाई कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, वो जो छल्ला पड़ा हुआ वो कम हो जाएगा। उसके पश्चात में अगर वो कम ना होता हो तो आप उसमें जो मैंने इसके पहले बताया था कि आप पोटासियम परमैंगनेट उसका घोल जो है 5 ppm करके आप अप्लाई करने से वो तालाब में छल्ले पड़ने का काम जो है बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, आपके मछली पालन से संबंधित दोनों ही सवालों का जवाब हमारे विशेषज्ञ ने दे दिया है। और अब मैं डॉक्टर त्यागी का यहाँ पर रुख करना चाहूँगी। थनैला रोग के बारे में जानना चाहा था और बदलते मौसम में क्या करें जिससे हमारे पशु स्वस्थ रहें। देखिए, थनैला नंदस्वरूप जी बहुत इंपॉर्टेंट रोग है। इसकी देखभाल करनी शुरुआत से ही चाहिए, यानी पशु में ये रोग हो ही ना ऐसा आप रखिए। अपने पशु में साफ सफाई रखिए, क्योंकि पशु का जब हम दूध निकाल लेते हैं उस समय पर किसान क्या करते हैं कि दूध निकालते वक्त साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। आपको उस समय पर ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। थनों को प्रॉपरली उनका धोना चाहिए, साथ में उनको सुखाना भी चाहिए, यानी एक सूखे तौलिए से, हर पशु के लिए तौलिया अलग रखना होगा आपको, और सूखे तौलिए से उसको पोंछिए। फिर उसके बाद में दूध निकालिए। दूध निकालते वक्त आप अपने अंगूठों को, जैसा मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अपने अंगूठों को अंदर मत करिए, ऊपर ऐसा ही रखना होगा, ऊपर की तरफ रखना है आपको अंगूठा, तब आपको दूध निकालना है अपने पशु का। ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ दूध निकालने के बाद में जो छिद्र होते हैं जहाँ से दूध निकलता है वो खुले रह जाते हैं। तो वो जब खुले रह जाएंगे उनसे इन्फेक्शन जाने का काफ़ी खतरा बना रहेगा अगर आपका पशु नीचे बैठ जाता है। तो 10 से 15-20 मिनट आप अपने पशु को दूध निकालने के बाद बैठने मत दीजिए, जिससे वो खड़ा रहे। तो उसके छिद्र अपने आप से बंद हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और सकरे हो जाएंगे, तो इन्फेक्शन जाने की संभावना बड़ी कम हो जाएगी। अगर थनैला रोग हो जाता है तो आप निकटतम पशु चिकित्सक से जरूर सलाह लें किस तरह की दवाई दी जाए, क्योंकि उसके थनों में भी दवाई डाली जाती है, जैसे पेंडिस्ट्रिन SH की ट्यूब हम डालते हैं या दूसरी ट्यूब हम उसके अंदर में डालते हैं। अपने आप से आप मत डालिएगा, क्योंकि पशु चिकित्सक आने के बाद ही दवाई के बारे में आपको जानकारी देंगे कि कौन सा एंटीबायोटिक इसके लिए ज़रूरी है। ऊपर से लगाने के लिए थनों में कौन सी दवाई डाली जाए ना या ना डाली जाए। साथ ही साथ कुछ आयुर्वेदिक औषधि भी है। तो आप हमारा जो भी वेबसाइट्स है हमारी सरकार के, जैसे हमारा भारत पशुधन पोर्टल बना हुआ है, उसमें भी सारी सूचना, या 1962 जो मैं पोर्टल की बात कर रहा था, किसान पोर्टल, उस पर भी सारी जानकारियाँ उपलब्ध है कि कैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से इस रोग से बचा जा सकता है। दूसरी जानकारी आप चाह रहे थे कि बदलता मौसम है, इसमें पशुओं का कैसे ख्याल रखें। तो बदलते मौसम में पशुओं का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि इस मौसम में ही काफ़ी सारी बीमारियाँ आपके पशु को हो जाती है। दूध के उत्पादन में भी कमी आती है। तो दूध के उत्पादन को बनाए रखने के लिए पशु को एक बैलेंस्ड राशन देना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने पशु को बैलेंस राशन देंगे। बैलेंस राशन मेरा कहने का मतलब है उसमें दाना भी देना है पशु को, हरा चारा भी देना है पशु को, क्योंकि हरा चारा इस मौसम में उपलब्ध रहता है। तो हरा चारा भी आप अपने पशु को सफिशिएंट मात्रा में दीजिए। साथ ही साथ खल, चूरी, चोकर, जो भी आप कंसंट्रेट उसको देते हैं उस तरह का कंसंट्रेट भी उसको आप दीजिए। एक बार किसी से सलाह भी ले लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जी तो अपने पशु को नहीं खिला रहे हैं, या आपका राशन बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो रहा है। तो उसकी जानकारी भी हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हो जाती है। जैसे ई गोपाला ऐप का आपने नाम सुना होगा, उस पर भी ये सूचना दी गई है कि किस तरह से बैलेंस्ड राशन आपके अपने पशु को बनाना चाहिए। साथ ही साथ टीके लगवाना भी बहुत ज़रूरी है, यानी FMD का टीका भी आप लगवाएंगे।
कुछ दिनों के बाद में गलघोटू की बीमारी होने की संभावना हो जाती है। यानी ठंड के दिनों में जब बारिश आएगी तो आपके पशु को गलघोटू हो सकता है। तो गलघोटू के टीके भी इस मौसम में लगाए जा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक एफिमेरल फीवर नाम की बीमारी भी आती है आपके पशुओं में, जिसके कारण पशु 3 दिन बुखार से पीड़ित रहता है। तो इस समय भी आप अपने पशु चिकित्सक से जरूर सलाह लीजिए। उनसे पूछिए कि मेरा पशु अगर पूरे गांव में इस तरह की बीमारी आ रही है तो उनसे पूछिए कि ये बीमारी हमारे पशुओं में आ रही है, तो वो इलाज आपके पशु का जरूर कर देंगे। बिल्कुल। तो नंद स्वरूप मिश्रा जी, हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने आपके बहुत सारे जो सवाल थे वो उनके जवाब आप तक पहुंचा दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप उनसे जरूर संतुष्ट होंगे। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश से मोहन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो। हाँ मैडम, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, अपना सवाल पूछिए जी, अपना सवाल पूछिए मोहन जी। डॉक्टर साहब से हमारा सवाल ये रहेगा मैडम जी कि जैसे मछली पालन एकदम नया खोलना है तो उसके लिए क्या योजना रहेगी? बिल्कुल, मछली पालन की शुरुआत करना चाहते हैं तो इसके लिए किसी तरह की कोई योजना से आप जुड़ सकते हैं या फिर नहीं? डॉक्टर कुमार, क्या कहेंगे हमारे कॉलर को आप? अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं और आपने अगर जिस स्टेट में है तो उस स्टेट के मत्स्य प्रसार पदाधिकारी या मत्स्य विकास पदाधिकारी से मिल सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से भी बहुत सारी योजनाएं हैं, आप उन योजनाओं का लाभ, जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसके बाद नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, उससे भी आपको सहायता मिल सकती है। और अगर आपको किसी तरह की टेक्निकल सहायता चाहिए, यानी कि आपको कोई ट्रेनिंग चाहिए या कैसे शुरुआत करना है, तो उस सब के लिए हमारे यहाँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन मुंबई, जहाँ पे कि मैं कार्यरत हूँ, आप यहाँ भी आकर के यहाँ पे हम लोग मुफ्त में ट्रेनिंग देते हैं किसान भाइयों को, और हम उन्हें आने जाने का और रहने का भी प्रबंध करते हैं। आप यहाँ भी आकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। बिल्कुल। तो आप कहाँ संपर्क कर सकते हैं मोहन जी? हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और इसी के साथ कुछ सवाल हमारे व्हाट्सएप पर भी आ गए हैं जो मैं कार्यक्रम में शामिल करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर व्हाट्सएप के जो सवाल हैं वो कार्यक्रम में शामिल करेंगे और हमारे सभी दर्शकों के जो जवाब हैं उन तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आप कहीं मत जाइए, हम जल्दी हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं दुधारू पशुओं की देखभाल और टीकाकरण के बारे में और साथ ही साथ मछली पालन के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो आप जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए। आप अपने जो सवाल हैं हमारे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप या फिर ईमेल के माध्यम से हम तक पहुँचा सकते हैं। और मैंने कहा था व्हाट्सएप के जो सवाल हैं उन्हें कार्यक्रम में शामिल करेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनकी समस्या सुन लेते हैं, फिर हम व्हाट्सएप का रुख करेंगे। विक्रांत जी जुड़े हुए हैं अहमदनगर महाराष्ट्र से। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार मैडम। मेरा सवाल जो है वो दुधारू पशुओं का जो टीकाकरण है उससे रिलेटेड है जी। मेरा सवाल ये है कि मैडम अगर मैं किसी से हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि अगर मैं किसी से दुधारू पशु खरीदना चाहूँ
और मुझे जानकारी चाहिए कि अगर उसने कोई टीकाकरण किया है या नहीं, और वो सामने से बोल रहे हैं कि किया है, लेकिन मैं अपने पर्सनली चेक करना चाहता हूँ किया है कि नहीं। तो ये मैं कहाँ से पर्सनली जानकारी ले सकता हूं कि कौन ये पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, क्या कहेंगे अगर नहीं किए हैं तो जैसे 3 माह के टीकाकरण, 6 माह के टीकाकरण, जो बैलेंस टीकाकरण नहीं किए, तो वो एक साथ करा सकता हूँ या फिर वो बैलेंस रहे? बिल्कुल अच्छा सवाल किया है यहाँ पर आपने विक्रांत जी, बताएं डॉक्टर त्यागी जी। इसकी सूचना ना भारत पशुधन पर उपलब्ध होती है। तो भारत पशुधन पर जाकर या किसी जो उस क्षेत्र का डॉक्टर है, आपके वेटनरी डॉक्टर हैं जो वहाँ पर, उनसे उनके पास में उसका पासवर्ड वगैरह होगा, तो वो सूचना उस पशु के बारे में, क्योंकि ये पशु आपके पास में रजिस्टर्ड नहीं है, इसका टैग नंबर आपके पास में नहीं है, तो ये पशु आपको दिखेगा नहीं। तो ये पशु दिखेगा हमारे डॉक्टर को, या वहाँ पर जो लाइव स्टॉक असिस्टेंट है उसको, या फिर जो मैत्री है, मैत्री जो काम करता है हमारा, या वैक्सीनेटर है, उनको दिख जाएगा। इस पशु की सारी सूचना हमारे इस डेटाबेस पर मिल जाएगी। तो इस डेटाबेस पर उसकी सूचना होगी कि कब उसको पहला टीका लगा था, दूसरा टीका कब लगा, क्योंकि मुख्य तौर पर पशुओं को जो टीके लगते हैं वो या तो गलघोटू के लगते हैं या फिर एफएमडी के लगते हैं। तो एफएमडी के टीकों की सारी सूचना उसके ऊपर में सूचीबद्ध तरीके से उपलब्ध होगी आपके पशु के बारे में। केवल उसके टैग नंबर से, अगर उसके कान में टैग लगा है तो सारी सूचना आपको मिल जाएगी, या पशुपालक का जो मोबाइल नंबर है जिससे आप खरीद रहे हैं उससे भी सारी सूचना आपको मिल जाएगी कि इस पशुपालक को टीका लगा कि नहीं लगा, और लगा तो कब लगा। जी, जैसे इन्होंने कहा कि अगर नहीं लगा है तो इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? इस परिस्थिति में उनको टीका जरूर लगवा लेना चाहिए जब वो पशु खरीद रहे हैं। देखिए, पशु खरीद कि 3 माह का जो टीका था, क्या वो आगे चलकर लग सकता है बाद में? बिल्कुल लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि जब ये पशु खरीद रहे हैं उसके साथ में एक छोटा काफ भी आ रहा होगा, तो काफ की अगर उम्र 4 महीने की हो गई है तो उसको भी टीका लगवाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जब पशु इनके पास में आ रहा है, अगर उसको टीका नहीं लगा, ऐसी सूचना जानकारी इनको मिल गई है, या इस जो ये पशु खरीद रहे हैं इसको टैग नहीं लगा हुआ है, तो हो सकता है इसको टीका ना लगा हो, तो वो टीका जरूर, एफएमडी का टीका जरूर लगवा लें अपने पशु को जब वो खरीद करके ला रहे हैं। तो बिल्कुल, तो विक्रांत जी आपको क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, और अब डॉक्टर त्यागी, अगला जो सवाल है वो आपके लिए ही है। अंकुर सहाय जी ने भेजा है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने पूछा है कि दुधारू पशुओं में लेप्टोस्पायरोसिस रोग होने के मुख्य कारण क्या है, उपचार क्या हो सकता है, और चारा जो है वो किस तरह से देना चाहिए दुधारू पशुओं को? देखिए, लेप्टोस्पायरोसिस जो है, एक लेप्टोस्पायरोसिस जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है जो हमारे पशुओं को हो जाती है। तो इसका जो इन्फेक्शन है ये काफ़ी तेज़ी से फैल जाता है, पशुओं में हो जाता है, कैटल एंड बफेलो में भी हो जाता है, छोटे पशुओं में भी होने की संभावना रहती है। लेप्टोस्पायरोसिस के कारण क्या होगा, वो पशु जो उसका गर्भपात होने की संभावना रहती है कई बार, तो पशु का गर्भपात हो सकता है। तो आप इस बीमारी से डरे नहीं, इसकी जो ट्रीटमेंट है वो एंटीबायोटिक इसका ट्रीटमेंट है, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज है तो एंटीबायोटिक से ये ठीक हो जाएगी, तो पशुओं में ठीक हो जाती है। पर लेकिन अगर लेप्टोस्पायरोसिस हो गई है, उसका ट्रीटमेंट कराना भी बड़ा जरूरी है। तो आप नजदीकी पशु चिकित्सक से मिल लें और अपने पशु का जरूर ट्रीटमेंट कराएं। साथ ही साथ आपने पूछा चारे के बारे में, तो पशु का चारा जो है बैलेंस्ड होना चाहिए। जैसे मैं आगे भी बता रहा था कि बैलेंस्ड राशन जब आप अपने पशु को देंगे तो उसकी उत्पादकता बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि आप कैल्शियम की मात्रा रखिए उसके चारे के साथ में, साथ ही साथ मिनरल मिक्सचर भी अपने पशु को दीजिए। मिनरल मिक्सचर भी बहुत ज़रूरी है जितना ज़रूरी उसका चारा है। अगर मिनरल मिक्सचर आप नहीं देते हैं तो आपके पशु में जो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हैं, यानी आपका पशु कंसीव नहीं कर रहा है या आपके पशु में कृत्रिम गर्भाधान करने के बाद कंसीव नहीं हुआ है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उनके लिए हमारे लिए मिनरल मिक्सचर बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ बैलेंस राशन कैसे बनाया जाए इसकी भी जानकारी हमारे पशुपालकों को होनी चाहिए। तो हरा चारा 20 किलो के आसपास में रखना चाहिए। नॉर्मली अगर आपका बड़ा पशु है, 400 से 500 किलो के आसपास में उसका वजन है, तो हरा चारा 20 किलो के आसपास में रखें। साथ ही साथ उसको अगर आप व्हीट भूसा दे रहे हैं, यानी गेहूं का भूसा दे रहे हैं, तो गेहूं के भूसे की मात्रा भी 5 से 6 किलो के बीच में आप रखें। साथ ही साथ जो वो दूध दे रहा है, तो दूध की मात्रा के अनुसार हमको कंसंट्रेट देना होता है। अगर पशु 2.5 किलो दूध देता है, या गाय है 2.5 किलो दूध दे रही है, तो 1 किलो दाना देना होगा, और 1 किलो दाना उसकी मेंटेनेंस के लिए देना
होगा। यानी आपका पशु अगर 5 किलो दूध दे रहा है तो 2 किलो दाना चाहिए प्लस 1 किलो दाना उसकी मेंटेनेंस के लिए चाहिए, यानी 3 किलो दाना आपको देना होगा। दाने में क्या क्या चीज़ें होती है वो सब तो आप जानते हैं। और कैटल फीड खरीदते हैं आप आजकल हमारे किसान, क्योंकि दाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल उनको पड़ता है, तो कैटल फीड वो खरीद लेते हैं। दाना बनाने में तो हमारे पास में खल है, चूरी है, चोकर है, साथ में थोड़ा सा नमक भी हम डालते हैं, जिससे सब पूरी मात्रा में वो संतुलित हो। हमारा कंसंट्रेट भी साथ में हरा चारा है और ड्राई फॉडर है, वो दोनों भी आप देना बहुत आपके पशु को जरूरी है। तो अंकुर जी, आपके दोनों ही सवालों का जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिया है। बढ़ते हैं आगे, प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजकुमार जी, आइए जान ले उनका क्या सवाल है। हेलो। हाँ मैडम जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मैडम, मुझे डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना था कि वो मेरे मछली पालन के मतलब तालाब में मछली बच्चा डाला होगा, फिंगरलिंग साइज का है बच्चा मेरा जी। राजकुमार जी, सवाल अपना पूरा कीजिए। हेलो। हाँ मैडम जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम सर, मुझे सबसे मतलब बच्चा 1 महीने का हो चुका है, उसको खिलाने के लिए क्या क्या डालना चाहिए? जी, 1 महीने का हो चुका है, फिश के बारे में बात यहाँ पर तो क्या खिलाना चाहिए, क्या कहेंगे आप डॉक्टर कुमार? हाँ राजकुमार जी, आपका सवाल बहुत ही अहम है और मछली बहुत छोटी है, तो इसको आपको हाई प्रोटीन डाइट, आप 2 तरह का डाइट खिला सकते हैं मछली को अभी। एक तो आप राइस ब्रान और आयल के, जिसको हम खल्ली बोलते हैं और भूसा बोलते हैं, उस दोनों को आप मिक्स कीजिए। उसको मिक्स करने के बाद समान अनुपात में मिक्स करके उसमें विटामिन मिनरल मिक्सचर मिलता है अपने मार्केट में, उसको डाल लीजिए अराउंड 2% के आसपास सब। और उसके बाद आप 1% के आसपास अपने खाने वाला नमक, वो तीनों को मिला करके आप एक बोरा में भर करके उसको आप अपने तालाब में डिफरेंट अलग अलग जगह पे रख सकते हैं। और जिस बोरा में आप भर रहे हैं उस खाना को, उस बोरा में थोड़ा थोड़ा छेद कर देंगे ताकि मछली आके वहां पे खाएगी। इसके अलावा दूसरा उपाय है कि आप जो कमर्शियल खाना मार्केट में मिलता है, उस कंपनी के खाना को भी आप खरीद सकते हैं, जिसका कि साइज होना चाहिए आपको मतलब 500 माइक्रोन यानी कि 0.5 mm के आसपास। तो उस 0.5 mm के दाना को आप पूरे तालाब में छींट सकते हैं, जो कि मछली के लिए बहुत ही अच्छा आहार होगा। उसमें प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो 35 से 38% के आसपास होना चाहिए। तो 35 से 38% का प्रोटीन जब वो खाएगा तो उसमें अच्छा ग्रोथ होगा और वो जो है सो मछली का वृद्धि अच्छा होगा, और उसके अलावा उसमें रोग प्रतिरोध की क्षमता भी अच्छी होगी। और अगर आप कोई खाना देते हैं तो उसमें आप कोई विटामिन मिनरल सप्लीमेंट बाहर से भी ऐड कर सकते हैं, मतलब आयल के द्वारा उसे मिक्स करके दे सकते हैं। तो इससे आपके मछली का हेल्थ अच्छा रहेगा और वो अच्छा ग्रोथ करेगा। मैं आपको एक सजेशन और दूंगा कि आप प्रोबायोटिक, जो कि पानी के शुद्धता को, पानी के गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए, उसमें आप पानी का प्रोबायोटिक भी ऐड कर सकते हैं, जो कि कमर्शियली अवेलेबल है मार्केट में। बिल्कुल, तो क्या करना है आपको राजकुमार जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये बीच में काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ, तो पर्यावरण तो खराब करेगा, गिल्ली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का दाना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हम बात कर रहे हैं दुधारू पशुओं में टीकाकरण और देखभाल की और साथ ही मछली पालन के बारे में। कोई सवाल है आपके पास, जल्दी से हम तक आप पहुंचाइए। और कार्यक्रम में हम अब व्हाट्सएप के जो सवाल है उन्हें शामिल करते हैं। और भेजा है तरुण कुमिया जी ने सवाल राजस्थान के ब्यावर से, और इन्होंने लिखा है डॉक्टर त्यागी कि मेरी जो देसी गाय है पहली ब्यात है उसकी और 5 महीने की है, भूख कम लगती है, दूध उत्पादन अचानक से कम हो गया है, क्या करें? और दूसरा सवाल है इनका कि सर्दी के मौसम में कौन से टीके लगवाने चाहिए? जी देखिए, सबसे पहले जो आपका उत्पादन कम हुआ है दूध का, 5 महीने की गाय आपकी गाभन हो चुकी है, देशी नस्ल की गाय है, बहुत अच्छी बात है। मैं इस बात के लिए अपने किसान भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो देसी नस्ल की गाय रख रहे हैं। तो इन्होंने नस्ल के बारे में मुझे बताया नहीं, जानकारी नहीं दी है, पर फिर भी मुझे आशा है कि इन्होंने या तो थार पारकर गाय रखी होगी या किसी अच्छी नस्ल की गाय अपने यहाँ बांधी होगी। तो इसका दूध जब कम होने लग जाता है तो ऐसा लगता है कि जो बैलेंस राशन है वो आप ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, तो बैलेंस्ड राशन आपको देना होगा इसके लिए। यानी बैलेंस्ड राशन देने के लिए आपको हरा चारा प्रचुर मात्रा में देना होगा, साथ ही साथ दाना भी देना होगा। दाना जैसे हमने बताया था कि 2.5 किलो दूध पर 1 किलो दाना गाय के लिए देना होता है, 2 किलो दूध पर 1 किलो दाना भैंस के लिए देना होता है, क्योंकि भैंस को दाने की मात्रा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप उस हिसाब से देख लीजिए कि आपकी गाय कितना दूध दे रही थी, उतना दाना भी आप रखिए उसकी डाइट में या उसके चारे में। साथ ही साथ हरा चारा दीजिए, थोड़ा सूखा चारा भी दीजिए, क्योंकि हरा चारा खाली अब अगर खिलाएंगे तो गोबर पतला होने की संभावना रहती है। इससे पशु थोड़ा सा अनमना रहेगा, थोड़ा लगेगा आपको कि बीमार सा हो गया है मेरा पशु, तो उसके लिए सूखे चारे की ज़रूरत भी आपके पशु को होती है। साथ ही साथ आपने पूछा है कि ठंड के मौसम में कौन से टीके लगवाए जाते हैं, तो मुख्य तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो FMD का टीका इसमें लगता है, यानी खुरपका मुंह पका रोग का टीका ठंड के मौसम में लगाया जाता है, या आपका जो शेड्यूल आ रहा है उसके अनुसार वो टीका लगाया जाएगा। हम आपके घर द्वार पर हमारी टीम पहुंचती है और आपके पशु को टीका लगाती है। FMD के टीके की बात तो ये रही। दूसरी बात होती है कि हमें गलघोटू का टीका इस मौसम में लगाना चाहिए, तो गलघोटू का टीका भी आप जरूर लगवाइएगा, क्योंकि गलघोटू बीमारी भी ठंड के मौसम में हो जाती है। वैसे ये गर्मियों में आती है ये बीमारी, पर ठंड के मौसम में भी ये बीमारी, इस बीमारी को आने की संभावना रहती है। एक बार अगर लगवा लेंगे, वैसे तो साल भर चलता है हमारा गलघोटू का जो टीका होता है, पर अगर एक बार आप लगवा लेंगे तो आपको संभावना नहीं रहेगी आपके पशुओं में कि गलघोटू की बीमारी आपके पशुओं में आए। कभी कभी जैसे आउटब्रेक हो जाती है गलघोटू की, तो समय पर इस तरह के टीके लगाए जाते हैं। साथ ही साथ आप अपने पशु का डीवर्मिंग भी करें। अभी तो आपकी गाय थोड़ी सी प्रेग्नेंट है, 5 महीने की है, तो आप डीवर्मर दे सकते हैं इसको। तो जब 7 महीने की हो जाती है तब हम डीवर्मिंग की दवाई या पेट में कीड़े की दवाई नहीं दे सकते, पर इस समय पर आप दे सकते हैं। अगर आप देना चाहते हैं, पशु चिकित्सक की सलाह ले लें और उसे डीवर्मिंग की दवाई भी दे दें। कई बार होता है पेट में कीड़ों के कारण भी दूध के उत्पादन में कमी आ जाती है। साथ ही साथ आप अपने पशु को कैल्शियम देना भी शुरू करिए, मिनरल मिक्सचर भी दीजिए, जिससे उसकी जो चारा वो खा रही है, उसने चारा खाना कम कर दिया है, तो चारा पूर्ण रूप से खाना शुरू कर देगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल तरुण जी, आपके दोनों ही सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिए हैं। नारायण सोलंकी जी हमारे साथ इस टाइम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनका सवाल क्या है जान लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है, गाय जो है ज्यादा घास नहीं खा रही। ज्यादा घास नहीं खा रही है? हाँ बिल्कुल, क्या कहेंगे डॉक्टर त्यागी? देखिए, आपका पशु ने चारा खाना कम कर दिया है, तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार तो आप या तो बैलेंस राशन नहीं दे रहे, जो हम बार बार आपको कह रहे हैं कि बैलेंस राशन आपको देना होगा, मिनरल मिक्सचर आपको देना होगा, थोड़ा सा कैल्शियम, अगर दूध दे रहा है आपका पशु तो कैल्शियम भी देना होगा। साथ ही साथ किसी पशु चिकित्सक को बुलाकर दिखवा लीजिए। हो सकता है आपके पशु को, जैसा हम शुरू में कह रहे थे, एफिमेरल फीवर होने की संभावना इन दिनों में रहती है। जो बारिश का मौसम होता है ना, इसमें जो टिक बॉर्न डिजीज़ है, जो टिक से होती है, एक पशु से दूसरे पशुओं में जाती है, जैसे मच्छर से बीमारियां होती हैं ना, इस तरह से टिक बॉर्न डिजीज़ भी हमारे पशुओं में होती हैं। तो उसमें एफिमेरल फीवर भी एक है। हो सकता है एफिमेरल फीवर आपके पशु को हो गया, तो पशु चिकित्सक उसकी जानकारी दे देंगे, उसे एंटीबायोटिक कुछ लगेंगे कुछ दिन, तो आपका पशु ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ इन दिनों में
बेबिशियोसिस नामक बीमारियां भी होती है, थिलेरियोसिस भी हो जाती है। तो आपने ये बताया नहीं है कि आपकी गाय कौन सी है। एग्जॉटिक गाय है तो थिलेरियोसिस की बीमारी होने से भी आपका पशु चारा खाना कम कर देता है। तो पशु चिकित्सक को भी दिखाइए, और मेरी तो ये सलाह है आपको कि आप बैलेंस्ड राशन देना अपने पशुओं को शुरू करिए। बिल्कुल, तो आपको क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और व्हाट्सएप का जो सवाल है डॉक्टर कुमारी आपके लिए है। ब्रजेश जी ने भेजा है उत्तर प्रदेश से। इन्होंने लिखा है कि खारा पानी में क्या मिलाया जाए जो पानी सही हो जाए और हम उसमें मछली पालन कर सके। खारा पानी में जो है सो जिप्सम का यूज किया जाता है, लेकिन खारा पानी को शुद्ध करके उसमें मछली का पालन करना मतलब उनके लिए बहुत ही इकोनॉमिक नहीं होगा जी। हाँ, तो मैं उनको सलाह देता हूँ कि खारा पानी को अगर आप सही कर भी देंगे जिप्सम लगा करके, तो उससे जिप्सम को मिलाने के बाद तो उससे क्या होगा कि आपके मिट्टी में जो लवणता है, जो आपके मिट्टी में जो खारापन है वो नहीं जाएगा जी। और उसके नहीं जाने से क्या होगा कि आप जब जब तालाब में पानी भरेंगे तो खारापन उस मिट्टी से आते रहेगा और वो निरंतर बरकरार रहेगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि आप उस खारा पानी में तिलेपिया, जो कि तिलेपिया एक ऐसी प्रजाति की मछली है जो कि खारा पानी और मीठा पानी दोनों में उसका पालन कर सकते हैं। आप तिलेपिया का पालन कर सकते हैं। उसके अलावा इस तिलेपिया में बहुत अच्छी प्रजाति अवेलेबल है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइल तिलेपिया या बोलते हैं गिफ्ट बोलते हैं, जो कि जेनेटिकली इम्प्रूव्ड फार्म तिलेपिया है। इसका सीड जो है हमारे यहाँ अधिक मात्रा में अवेलेबल है, आप उसका पालन कर सकते हैं। अगर उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं हम कुछ ज्यादा प्रॉफिट कमाएं और हाई टेक एक्वाकल्चर करना चाहते हैं, तो उसके लिए है कि आप झींगा का पालन कीजिए। और झींगा का पालन तो हम खारा पानी में ही करते हैं और आपको और हम सबको पता है कि झींगा का बहुत ही एक्सपोर्ट वैल्यू है और हमारे डोमेस्टिक मार्केट में ये 500 से लेकर के 800 रुपये पर किलो बिकता है। तो आप झींगा का पालन कर सकते हैं और साथ साथ में उसमें तिलेपिया का पालन भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो क्या करना है आपको यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है और बिल्कुल ऐसी ही अहम जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं दुधारू पशुओं की टीकाकरण, देखभाल की और मछली पालन के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से आप अपना सवाल हम तक पहुंचाइए, क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है। बिल्कुल, इस समय एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मेंद्र जी। आइए जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो, हेमेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सवाल ये है मैडम कि हमारी भैंसें जो है अभी जनी है, मतलब जी। हेलो जी, आप अपना सवाल पूरा कीजिए। जी मैडम, हमारी जो भैंसें हैं वो अभी जनी है, ब्याही हैं जी। तो क्या जानना चाहते हैं आप? तो वो दूध उत्पादन कम दे रही हैं। बिल्कुल, डॉक्टर त्यागी क्या कहेंगे आप? आपकी भैंसें अभी जनी है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा चारे का उसका ध्यान रखें, क्योंकि अभी जनी है तो चारा भी थोड़ा कम मात्रा में देना होगा। इतना ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है, पर न्यूट्रिशियस यानी अच्छा चारा देना होगा। अच्छा ग्रीन चारे का आप इस्तेमाल करें।
हरा चारा जो मैं कह रहा हूँ, तो हरा चारा आप कहीं से ले आएँ और हरे चारे को दें। साथ ही साथ सूखा भूसा भी आप दें। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि 20 किलो हरा चारा के आसपास आपको देना होगा, सुबह 10 किलो, शाम को 10 किलो। जी, सुबह 10 किलो, शाम को 10 किलो। साथ ही साथ आपको भूसा भी देना होगा, 4-5 किलो, 6 किलो के आसपास में भूसा देना होगा। आपकी भैंस अगर पिछले ब्यात में आपको जानकारी हो कि इतना दूध देती थी, आप उसके हिसाब से उसके दाने की निश्चित कर सकते हैं कि कितना फीड, कैटल फीड आपको देना होगा। यानी 2 किलो दूध पर 1 किलो कैटल फीड देना होता है, 1 किलो राशन उसको मेंटेनेंस के लिए देना होता है। तो अगर आपकी भैंस 4 किलो दूध दे रही है तो 2 किलो आपको फीड देना होगा। साथ ही साथ 1 किलो और भी अतिरिक्त देना होगा कि उसका मेंटेनेंस के लिए आपको रखना होगा। आप देख रहे होंगे अगर वो दूध कम दे रही है तो कैल्शियम की मात्रा आप थोड़ी सी उसको अधिक दीजिए। कैल्शियम, मेरा कहने का मतलब है मिनरल मिक्सचर में भी कैल्शियम होता है, तो आप मिनरल मिक्सचर भी दे सकते हैं, या कैल्शियम पाउडर हमारे देश में मिलता है तो कैल्शियम पाउडर भी आप दे सकते हैं। पर अच्छी किस्म का आप मिनरल मिक्सचर का उपयोग करिए और कैल्शियम के पाउडर का उपयोग करिए, जिससे दूध की मात्रा आपके पशुओं में लगातार बढ़ेगी। अगर फिर भी नहीं बढ़ती है, हो सकता है आपके पशु को कुछ थोड़ी सी बीमारी हो, या उसने जेर ठीक से न डाली हो, कि बच्चा होने के बाद भैंस जेर डालती है, 2 से 3 घंटे में जेर डाल देती है, और पूरी तरह से अगर जेर ना निकली हो तो आप पशु चिकित्सक को दिखाएं। तो वो जेर निकालने के लिए भी एक दवाई देंगे, या इन्फेक्शन कहीं पे हो गया हो तो उसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक देंगे। तो आप पशु चिकित्सक से ज़रूर दिखवा लीजिएगा। अगर हरा चारा और ठीक से चारा देने के बाद भी आपके पशु के उत्पादन नहीं बढ़ता है, ये समस्या अगर बनी रहती है तो आपको ये करना है। बढ़ते हैं आगे। एक व्हाट्सएप पर क्वेश्चन आ गया है, मनीष जी ने पूछा है, डॉक्टर कुमार आपसे ये सवाल कि तालाब बनवाना चाहते हैं, क्या उसके लिए सरकार से कोई अनुदान राशि मिलती है? हाँ, मनीष जी आपका सवाल अच्छा है, और जो किसान अपना एक्वाकल्चर करना चाहते हैं उनके लिए हर एक राज्य सरकार के द्वारा कुछ वित्तीय सहायता दी जाती है, जो कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने जिला में जा करके वहाँ के मत्स्य प्रसार पदाधिकारी से मिल करके ये आप उसका योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा जो कि PMSSY है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसके द्वारा भी आपको अनुदान का सहयोग दिया जाएगा। ये 2 बड़ी योजनाएं हैं जो कि आपको नए तालाब की खुदाई करने और मछली पालन के प्रारंभ करने के लिए आपको बहुत सहयोग देगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप मछली पालन की शुरुआत करना चाहते हैं तो तालाब बनवाने के लिए भी सरकार आपको मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब आप मछली पालन कर सकते हैं और इससे लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियाँ सभी दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैडम, थैंक यू। और इसी के साथ डॉक्टर त्यागी, अब आपके पास मैं आना चाहूंगी। कुछ सवाल आपके लिए मेरे पास अभी भी मौजूद हैं। उज्जैन से भंवर सिंह जी ने पूछा है कि मेरी भैंस के सर के ऊपर फुंसी जैसी हो गई है, क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, इसके लिए तो आपको पशु चिकित्सक को भी दिखाना होगा, तो पशु चिकित्सक को दिखवा लीजिए किस तरह की फुंसी है। अगर उसमें मवाद भर गई है तब तो थोड़ा सा इलाज लंबा चलेगा, पर अगर मवाद नहीं है तो फुंसी की ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर और शरीर में भी दाने इस तरह के आ रहे हैं तब थोड़ी सी जानकारी आपको अपने पशु चिकित्सक को देनी होगी, उसको बताना होगा कि इस तरह की मेरे पशु को बीमारी हो गई है, वो जरूर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो क्या करना है आपको हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। और आपको डॉक्टर त्यागी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को इतना जागरूक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों बहनों, जाना आपने दुधारू पशुओं की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं, टीकाकरण कब कब करवा सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं, और साथ ही मछली पालन से संबंधित अहम जानकारियां भी आपने हासिल की है। उम्मीद करते हैं सारी जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं? अगले कार्यक्रम का विषय रहेगा फूलों की व्यावसायिक खेती। जी हाँ, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, और साथ ही बात करेंगे रेशम कीट पालन पर। जी हाँ, फूलों की व्यावसायिक खेती पर तो हम चर्चा करेंगे ही, साथ ही आपको बताएंगे हम रेशम कीट पालन के बारे में। दोनों ही अहम विषय रहेंगे, और अगर आपके पास कोई सवाल तैयार है तो आप हम तक पहले ही पहुंचा सकते हैं। आप हमारे जो ईमेल आईडी है उस पर ईमेल कर सकते हैं, hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप फेसबुक पर भी जा सकते हैं, फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहाँ हमारा पेज खुलेगा, आप पोस्ट कर सकते हैं अपने सवाल सुझाव। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800 1130 6 सोमवार से शनिवार
लगातार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल कर सकते हैं। अपने सवाल आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और एक अहम जानकारी और दे दें, दोबारा देखना है आपको हमारा ये कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप दोबारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। पुनः तमाम जानकारियां आप हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ बता दें, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।